बसंती और ब्रिजेश दोनों पति पत्नी थे। वो शहर के बाहर बसे हुए इलाके में रहते थे, जहां पर सभी गरीब लोग रहते थे। ब्रिजेश की माँ भी उनके साथ ही रहती थी। बसंती और ब्रिजेश की कॉलोनी काफी पुरानी थी और वहां पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले और ऐसे ऐसे ही लोग रहते थे। ब्रिजेश भी एक बड़े मॉल के बाहर चाट का ठेला लगाता था। एक दिन ब्रिजेश आकर बसंती से कहता है, अरे सुनती हो, एक बहुत अच्छी खबर है। अरे अरे, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या हुआ, आज ग्राहक ज्यादा आए क्या? नहीं बाबा, हर वक्त क्या तुम वही बातें करती हो? अरे घर में कल कोई आने वाला है। ओहो, ऐसा कौन है जिसके आने की बात सुनकर आप इतने खुश हो रहे हो? सोचो सोचो, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे सीधे सीधे बता दे कि कौन आने वाला है, वरना जा यहां से, मुझे टीवी देखने दे। गुस्सा मत करो माँ, बताता हूं। मेरा वो बचपन का दोस्त था ना, चिंटू। अरे अपना चिंटू। कौन, वो हरीराम? हाँ माँ, हरीराम, जिसे मैं प्यार से चिंटू बुलाता था। वो आ रहा है, और वो भी अपनी पत्नी संगीता के साथ। याद है माँ, उन्होंने भागकर शादी कर ली थी और आज दोनों साथ में बहुत सुखी हैं। मुझे कली मॉल के बाहर दिखे थे, तो मैंने तो उन्हें सीधा अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। इतने साल बाद जो मिला था। ब्रिजेश की बात सुनकर उसकी माँ और पत्नी दोनों शांत हो जाते हैं। क्या हुआ, आप दोनों खुश नहीं है क्या? अरे ये तूने क्या किया? तुझ में कुछ अकल है कि नहीं? और क्या? अरे आपने देखा नहीं, वो मॉल के अंदर घूम कर बाहर आए थे और आप मॉल के बाहर चाट का ठेला लगाए हुए थे। अरे जहां आपको उन्हें देखकर अपना मुंह छुपाना चाहिए था, वहां आपने उन्हें सीधा अपने घर ही बुला लिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपना मुंह क्यों छिपाऊंगा? मैंने कोई चोरी डकैती की है क्या, या किसी का कत्ल किया है? आखिर क्या जुर्म किया है मैंने? उसके पिता साहूकार थे और इसीलिए उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बना दिया, और मैं अपने हालातों में जो कुछ भी कर पाया वो किया। अब इससे हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मगर आपको ये दोस्ती बाहर तक ही रखनी चाहिए थी ना। अब वो यहाँ आएंगे तो कैसा लगेगा भला? हमारी कॉलोनी कैसी है और हमारा घर भी कितनी खराब हालत में है। इतने अमीर मेहमानों को बिठाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए बड़ी व्यवस्था लगेगी। आपने ये क्यों नहीं सोचा? तो जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे, और बाकी वो खुद समझदार है कि हम उनके जैसे नहीं। और वैसे भी वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, ना कि मेरे घर और गरीबी का मुआयना करने। इसलिए अब ये सब फिक्र छोड़ दो। इतना कहकर ब्रिजेश वहां से चला जाता है, लेकिन बसंती अपनी सास से परेशान होकर बात करने लगती है। इन्हें तो कुछ भी अकल नहीं है माँ जी। देखिए ना इन्होंने क्या किया। अब घर में अगर अमीर मेहमान आएंगे और हम उनके लिए अच्छे से मेहमान नवाजी भी नहीं कर पाए तो कैसा लगेगा? तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। तू इसकी बात मत सुन। एक काम कर, जा और जाकर किराने वाले से कुछ उधार पर सामान ले आ। अगले महीने पैसे आते ही हम उसका उधार चुका देंगे। अभी हमें अपने मेहमानों का ख्याल तो रखना ही होगा ना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर अच्छा अच्छा सामान ले आती हूँ। इतना कहकर बसंती किराने वाले के पास से अच्छा अच्छा नाश्ता ले आती है और अपनी सास को दिखाती है। वाह वाह, ये तो बहुत सारा सामान है। हाँ माँ जी, बेकरी वाले बिस्किट है, खट्टी मीठी नमकीन है और कॉफी भी है। मैंने सुना है कि अमीर लोग चाय नहीं पीते हैं, उन्हें कॉफी पसंद होती है। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है, वो लोग हमारे घर से कम खुश होकर तो जाएंगे। अच्छा ये बता कि तू रात के खाने में क्या बनाएगी? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो लोग तो खाना खा के तो जाएंगे ही। हाँ तू एक काम कर, मेरी जो गुल्लक है उसे जरा तोड़ दे और उसमें से पैसे निकाल कर सब्जियां ले आ। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? भला सब्जियां लाने के लिए गुल्लक क्यों तोड़नी पड़ेगी? सब्जियां तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी ना। अरे नहीं नहीं, हम उन्हें भिंडी, लौकी और करेला थोड़ी ना खिला सकते हैं बहू। हमें उनके लिए अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, जैसे कि शाही पनीर, मटर पुलाव, मखाने की खीर, समझी? अच्छा, फिर तो गुल्लक ही लगेगी माँ जी, अभी लाती हूँ। ऐसे करके बसंती और उसकी सास बहुत सारा महंगा महंगा सामान ले आती हैं। रात हो जाती है और जब ब्रिजेश वापस आता है तो अपने घर में इतना सारा सामान देखकर वो दंग रह जाता है। ये सब क्या है माँ? ये इतना सारा सामान कहां से आया, और इसके पैसे कहां से आए तुम लोगों के पास? अरे कुछ सामान उधारी पर लाई हूँ और कुछ के लिए माँ जी ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दिए हैं। ये सुनकर तो मानो ब्रिजेश के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चिल्लाते हुए बसंती से बोला, लेकिन ये सब करने के लिए आखिर किसने कहा था?
तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे मैंने कहा था ना कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और हमें ये सब झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू उस बेचारी पर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने ही कहा था उससे ऐसा करने के लिए। और तू क्या चाहता है, हम तेरे अमीर मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती करा लें? बेइज्जती तब नहीं होती माँ, जब हम जैसे भी थे वैसे उनके सामने रहते। बेइज्जती तो अब हो रही है जब तुम लोग दिखावे के लिए दुनिया भर का सामान उधार पर लेकर आए हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये सारा सामान वापस हो जाना चाहिए, और अब मैं अपने मेहमानों के लिए खुद ही इंतजाम करूंगा। इतना कहकर ब्रिजेश गुस्से में वहां से चला जाता है। रहने दे बहू, जब वो खुद ही अपनी बेइज्जती कराना चाहता है तो भला हम क्या कर सकते हैं? तू जाकर सब सामान लौटा दे। बसंती और उसकी सास ब्रिजेश के आगे हार मान लेती हैं, और अगले दिन ब्रिजेश सुबह से अपने मेहमानों के आने की तैयारी में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में हरिराम और उसकी पत्नी संगीता ब्रिजेश के घर आ जाते हैं। ब्रिजेश उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, और हरिराम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। अरे मेरे जिगरी यार, कितने दिनों बाद तुझसे सही से मिल पाया हूँ। ये जिंदगी की भाग दौड़ में सब अपने दोस्त बड़े पीछे छूट गए यार। अरे आजा आजा, गले लग जा दोस्त। हरिराम इतना बड़ा आदमी था, लेकिन जिस तरह से वो ब्रिजेश से मिला, ये देखकर बसंती और उसकी सास बहुत हैरान थे। बसंती ने धीरे से अपनी सास के कान में फुसफुसाया, माँ जी, ये पक्का किसी बड़ी कंपनी में काम करता है ना? कहीं ये खबर झूठ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, खबर तो एकदम पक्की है। अभी चुप हो जा, देखते हैं आगे क्या होता है। बसंती और उसकी सास खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। ब्रिजेश हरिराम और संगीता को कुर्सी पर बिठा देता है, लेकिन कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी डगमगा रही थी। ये देखकर बसंती और उसकी सास को तो बड़ी शर्म आती है कि उनके घर में कुर्सियां भी टूटी फूटी हैं, लेकिन ब्रिजेश और हरिराम एक साथ हंस पड़ते हैं। अरे क्या हुआ? आप दोनों इतनी जोर जोर से हंस क्यों रहे हैं? अरे भाभी जी, जब हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे ना, तो हमारे गांव का सबसे बूढ़ा चौकीदार रामू अक्सर हमें डंडे से मार लगाता था, क्योंकि हम स्कूल देर से पहुंचते थे। तो एक दिन मैंने और ब्रजेश ने तय किया कि उससे बदला लेंगे। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने चुपके से जाकर उसकी कुर्सी का एक पांव काट दिया और कुर्सी दीवार के सहारे वहीं पे लगा के रख दी। फिर जैसे ही रामू चौकीदार आया और कुर्सी पे बैठा, तो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसे देखकर हम दोनों के साथ साथ स्कूल के बच्चे और टीचर सभी लोग खूब हंसे। फिर उसने आप लोगों को डांटा? अरे डांटेगा क्या बेचारा, उस दिन के बाद से तो उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वाह, क्या यादें हैं आप दोनों की। बसंती और उसकी सास ये देखकर काफी हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी हरिराम कितना ज्यादा सरल था। उसकी और ब्रिजेश की दोस्ती आज भी वैसी ही थी जैसी बरसों पहले हुआ करती थी। ये देखकर बसंती और उसकी सास बहुत खुश होते हैं। उन्हें अब समझ आ चुका था कि क्यों ब्रिजेश ने उन्हें दिखावा करने और उधारी पर सामान खरीदने से मना किया था। अच्छा, अब बातें तो बहुत हो गई, जरा पेट पूजा भी कर लीजिए, आप लोगों को भूख लगी होगी ना? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी। लाइए लाइए, क्या खिला रही हैं? भाभी जी नहीं, आज तो तुम्हें मेरे हाथ का शानदार खाना मिलेगा दोस्त। अरे वाह दोस्त, तो लाओ, देर कैसी। ब्रिजेश जाता है और अपने हाथों से बने हुए समोसे, कचौड़ी, खस्ता, चाट और ठंडा ठंडा शरबत ले आता है। ये देखकर संगीता और हरिराम बहुत खुश होते हैं। ये सब मैं अपने ठेले पर बेचता हूँ। बड़े बड़े लोग मॉल तो जाते हैं, लेकिन बाहर आकर मेरे ठेले से खाए बिना घर नहीं जाते हैं। एक जादू है मेरे हाथ के स्वाद में। हरिराम जल्दी से खाना चखता है और बहुत खुश हो जाता है। मान गए, जादू तो है। यही राज है जो तुम्हारा ठेला इतना चलता है मेरे दोस्त। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने ब्रिजेश भैया, आपके हाथों में तो सच में जादू है। सभी लोग हरिराम और संगीता को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं, और फिर वो लोग साथ में नाश्ता करते हैं। लेकिन तभी बसंती देखती है कि संगीता कुछ सोच में पड़ी हुई थी। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं संगीता भाभी? ओ, वो दरअसल मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कह दूं? अरे हाँ, बिल्कुल कहिए ना, क्या बात है? वो मैं और हरिराम बहुत दिनों से साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे थे।
लेकिन हम अभी तक कोई अच्छा खाना बनाने वाले को नहीं ढूंढ पाए। मैंने अभी आपके हाथ का खाना खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए ऐसे ही स्वाद की जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना बनाएंगे? संगीता की बात सुनकर ब्रिजेश, बसंती और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ संगीता, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा विचार दिया है। बताओ ब्रजेश, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, भला मुझे कैसी दिक्कत हो सकती है? अपने बचपन के दोस्त के लिए काम करने से अच्छा और क्या होगा। मैं तैयार हूं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों चलते हैं। कल मैं तुमसे मिलूंगा और हम आगे की बात तय कर लेंगे। जरूर, आते रहना दोस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे घर में मेहमान बनकर आए। और मुझे भी। इसके बाद संगीता और हरिराम अपने घर चले जाते हैं और गरीब ब्रिजेश का जीवन भी उसके नए काम की वजह से एकदम बदल जाता है। ऐसे ही एक अमीर मेहमान ने अपने गरीब दोस्त की मदद की। ऋचा और मोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अपने अपने परिवारों को बिना बताए शादी कर लेते हैं और यहीं से शुरू होती है ऋचा और उसकी सास रेणु के बीच संघर्ष की कहानी। ऋचा और मोहित दोनों गाड़ी से घर जा रहे थे। मोहित, तुमने अपने घर में हमारी शादी के बारे में बता दिया है ना? नहीं ऋचा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ मुझे देखेंगे और तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? तब तो बताना ही पड़ेगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अब ठीक है, लेकिन वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना? करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। दोनों यही सोचकर परेशान थे कि मोहित के परिवार का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि ऋचा ने पहना क्या है। ऋचा मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट तो पहन रखा था, लेकिन उसका सूट ऑफ शोल्डर था। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी से उतरते समय ऋचा अपने सिर पर घूंघट करना भी भूल जाती है। मोहित घंटी बजाता है तो उसकी माँ रेणु दरवाजा खोलती है। मोहित बेटा, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ। तभी मोहित ऋचा से कहता है, ऋचा, माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लो। ऋचा रेणु के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जीती रहो। ये कौन है बेटा? माँ, ये तुम्हारी बहू है ऋचा। क्या? ये मेरी बहू है? न कपड़े पहनने का ढंग, न सिर पर घूंघट। इसे पता नहीं है क्या कि ससुराल में कैसे जाना चाहिए? तूने हमसे पूछे बिना शादी कर ली, और वो भी इस बेशरम लड़की से। ऐसा मत कहो माँ, ऋचा बहुत अच्छी लड़की है। क्या अच्छी है? इसे कपड़े पहनने का सलीका तो आता नहीं है। तभी मोहित के पिता गगन और उसकी छोटी बहन निधि वहां आते हैं। अरे भाई, ये कैसा शोर है? देखिए, आपके लाडले ने शहर की एक बेशर्म लड़की से शादी कर ली है। तभी मोहित और ऋचा गगन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो दोनों। गगन ने रेणु से कहा, तुम इसे बेशर्म कैसे कह सकती हो? इसमें तो पूरे संस्कार हैं। आपने इसके कपड़े नहीं देखे? इसका आधा शरीर बिना कपड़ों के है, सब कुछ दिख रहा है। माँ, ये आजकल का फैशन है, तुम बेकार ही गुस्सा कर रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मॉडर्न बहू मिली है। तो मॉडर्न होने का मतलब कम कपड़े पहनने से है। मैं इस बेशरम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मान सकती। बस, बहुत हो गया माँ। तुम बार बार ऋचा का अपमान कर रही हो। तू इस लड़की के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। माँ, ऋचा अब मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें हमारा आना नहीं पसंद है तो हम यहां से चले जाते हैं। रेणु ने जब देखा कि उसका इकलौता बेटा नाराज होकर जा रहा है तो वो नरम पड़ गई। रुक जा बेटा, अब ये जैसी भी है इस घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। मैं बहू के गृह प्रवेश का इंतजाम करती हूँ। रेणु ऋचा का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश के बाद, माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ, चेंज करके आराम करूंगी। रेणु ऋचा को उसका बेडरूम दिखा देती है, जहाँ ऋचा कपड़े बदलकर निक्कर और लॉन्ग टी शर्ट पहन लेती है। उसके टी शर्ट से उसका निक्कर छुप गया था। उफ, सलवार सूट में कितनी घुटन महसूस हो रही थी, निक्कर और टी शर्ट में कितना आराम मिल रहा है। ऋचा एसी चलाकर कंबल ओढ़ लेती है और सो जाती है। थोड़ी देर के बाद रेणु उसे खाना खिलाने के लिए बाहर बुलाती है। रेणु मन ही मन कहती है, उफ, कमरे को तो कुल्लू मनाली बना दिया है। इतनी ठंड हो रही है कि कंबल ओढ़नी पड़ रही है। ऐसी लड़कियां अपने घरों में पता नहीं क्या करती होंगी। रेणु बुदबुदाती हुई वहां से चली जाती है। ऋचा बाहर आती है, जहां सब खाने के टेबल पर बैठे हुए थे।
ऋचा के कपड़े देखकर रेणु को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बहू, तू सिर्फ टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि तेरे ससुर जी यहीं बैठे होंगे। तब ऋचा अपनी टी शर्ट उठाकर रेणु को दिखाती है। ये सिर्फ टी शर्ट नहीं है माँ जी, मैंने इसके नीचे निक्कर पहन रखा है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर जो तूने टी शर्ट के नीचे निक्कर पहन लिया, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये मत भूल कि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। जाकर साड़ी पहन कर आ। माँ जी मेरे पास साड़ी नहीं है। मैं अपनी साड़ी देती हूँ। अब बहू आ गई है तो उसे खाना खा लेने दो, साड़ी बाद में पहना देना। रेणु ऋचा को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपनी साड़ी देती है। ऋचा अपने कमरे में जाकर साड़ी पहन लेती है। माँ जी का ब्लाउज तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे पहनूं? ऋचा ब्लाउज की जगह पर अपना ट्यूब टॉप पहन लेती है और बाहर आ जाती है। वाह भाभी, बहुत हॉट लग रही हो। लेकिन ऋचा को देखते ही रेणु फिर भड़क जाती है। ये कैसा ब्लाउज पहन लिया है? ये ब्लाउज नहीं है माँ जी, ये ट्यूब टॉप है। आपका ब्लाउज मुझे फिट नहीं हो रहा था। ब्लाउज फिट नहीं हो रहा था तो कुछ भी पहन लो कि क्या, शर्म हया है कि नहीं? रेणु ने मोहित को डांटते हुए कहा। मोहित बेटा, हमने तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, ना कि शादी करने के लिए। तूने शादी की तो इस बेशरम लड़की से जिसे ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं मालूम। बस माँ जी, बहुत हो गया, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे मैं गांव की गवार लड़की नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे जिन कपड़ों में कंफर्ट फील होगा मैं वही पहनूंगी। मोहित, हम आज ही शहर वापस जाएंगे, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। बहू, तुम्हारी सास जरा पुराने विचारों की है, उनकी बात का बुरा मत मानो। तुम हमारे लिए हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, लेकिन अभी शहर में मत जाओ। आज शाम तुम्हारी मुंह दिखाई है, सारे पड़ोसी और रिश्तेदार तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन हम दोनों कल यहाँ से चले जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। गगन के समझाने के बाद मामला शांत होता है। सारे लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को जब ऋचा की मुंह दिखाई के लिए सारे लोग आ जाते हैं, तब रेणु उसके कमरे में उसे बुलाने जाती है, जहाँ ऋचा छोटे कपड़ों में डांस कर रही थी। राम राम बहू, ये तू क्या कर रही है? सारे मेहमान बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ नाच रही है। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ जी, कर दिया ना कबाड़ा, मैं नाच नहीं रही थी, रील बना रही थी। रील बना रही थी? तूने हमें एक कप चाय तो बना कर दी नहीं। माँ जी, आप क्या जानो रील क्या होता है? रील बनाकर मैं सोशल मीडिया पर डालती हूँ, जहाँ लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं। क्या मतलब? मेरी बहू को इन छोटे छोटे कपड़ों में नाचते हुए लाखों लोग देखते हैं? हाँ देखते हैं, सिर्फ देखते नहीं है बल्कि पसंद भी करते हैं। आपको कोई तकलीफ है? हाँ तकलीफ है, मुझे ये सब नहीं पसंद। आपकी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगी। तभी वहाँ पर मोहित आ जाता है। आप दोनों फिर शुरू हो गए? देखो ना मोहित, तुम्हारी माँ हर समय मुझे जलील करती रहती है। ऋचा, बस आज का दिन किसी तरह निकाल लो, जो माँ कहती है मान लो। कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। आती हूँ। थोड़ी देर में ऋचा तैयार होकर सबके सामने आती है। उसने 1 पीस इवनिंग गाउन पहना था, जो देखने में तो बहुत सुंदर था और स्टाइलिश था, लेकिन रेणु के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने ऋचा को देखकर अपना सिर पीट लिया। पड़ोस की महिलाएं भी बातें बनाने लगी। रेणु बहन, ये है तुम्हारी बहू, न साड़ी न सिर पर पल्लू, न महिलाओं वाली शर्मो हया, गिट पिट करती हुई हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मोहित इसे कहाँ से ब्याह लाया है? सुना है दोनों ने भागकर शादी की है। शहरों में ऐसा ही होता है क्या? इसे देखकर एक बात तो पक्का हो गई कि शहरी लड़कियों में संस्कार नहीं होते। महिलाओं की बातें सुनकर रेणु ऋचा को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। ऋचा मन ही मन सोचती है, कितना भी घूर लो सासू माँ, जैसा आप सोच रही हो ना, मैं वैसी टिपिकल बहू नहीं बनने वाली। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सभी मेहमान ऋचा को गिफ्ट देने लगते हैं। रेणु और निधि रसोई में मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रहे थे, तभी निधि की जोर से चीखने की आवाज आती है। भैया, माँ बचाओ! उसकी आवाज सुनकर सभी लोग रसोई की तरफ दौड़ते हैं। ऋचा भी रसोई की तरफ दौड़ती है। सबने देखा कि रेणु की साड़ी के पल्लू में आग लग गई थी और आग की लपटें इतनी तेज हो रही थी कि कोई भी रेणु के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऋचा जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में जाती है और बेड पर रखा कंबल उठाकर ले आती है। वो कंबल की मदद से रेणु की साड़ी में लगी आग को बुझा देती है, जिससे एक बड़ा हादसा टल जाता है और रेणु की जान बच जाती है। ऋचा रेणु को उसके कमरे में लेकर आती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। रेणु बहुत घबराई हुई थी। माँ जी, अब आप कूल हो जाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तुझे समझने में गलती कर दी।
हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों से जज करने लगते हैं, जबकि किसी को समझे या जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। कपड़े किसी के अच्छे या बुरे होने का पैमाना नहीं हो सकते। मॉडर्न कपड़े पहनने वाले लोग भी अच्छे विचारों के हो सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। ऐसा बोलकर रेणु बेड से उठने लगती है। माँ जी, आप आराम कीजिए। बहू मेहमानों को चाय नाश्ता देना है, मुझे तो उठना ही पड़ेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम मैं करूंगी। ठीक है बहू, लेकिन एक वादा कर। वो क्या माँ जी? तू कल शहर नहीं जाएगी, कुछ दिन हमारे साथ रह कर जाएगी। ठीक है माँ जी। ऋचा और रेणु को इस तरह प्यार से बातें करते हुए देख मोहित, गगन और निधि मुस्कुराने लगते हैं।